आन्या शर्मा को यह अंदाजा नहीं था कि मुंबई से बेंगलुरु की एक जानी पहचानी उड़ान एक ऐसी घटना से शुरू होगी जो उसे हमेशा याद रहेगी। सिर्फ 11 साल की उम्र में आन्या अच्छी तरह जानती थी कि यह यात्रा कितनी महत्वपूर्ण है। उसके हाथ में फर्स्ट क्लास का टिकट था, सीट नंबर 3, जो उसके पिता ने हफ्तों पहले बुक किया था ताकि यात्रा आरामदायक हो। हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखा गया था। वे घूमने या रिश्तेदारों से मिलने नहीं जा रहे थे। यह यात्रा इंडस वेंचर्स नामक एक निवेश कोष के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक से जुड़ी थी, जो शिक्षालीप के भविष्य को एक नई दिशा दे सकती थी। जो आन्या द्वारा बनाया गया एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म था और हजारों छात्रों को लाभ पहुंचा रहा था। सब कुछ बहुत सावधानी से तैयार किया गया था, लेकिन किसी ने भी उस बात का अंदाजा नहीं लगाया था जो आन्या के फर्स्ट क्लास केबिन में कदम रखते ही होने वाली थी। विक्रम सिंह नाम का एक आदमी पहले से ही वहां बैठा था। उसके हाव भाव में आत्मविश्वास और थोड़ी चुनौती थी। जब आन्या रुकी तो विक्रम बिल्कुल भी परेशान नहीं हुआ। उसने बस होंठ सिकोड़कर कहा कि सीट 3 उसकी है। आन्या ने अपना टिकट दिखाया जिस पर 3 साफ साफ लिखा था, लेकिन इस सच्चाई से स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया। सुनीता मेहता नाम की एक एयर होस्टेस पास आई। बिना ज्यादा समय लिए सुनीता लगभग उस आदमी के पक्ष में झुक गई। ध्यान से जांच करने के बजाय उसने जल्दी से आन्या को इकोनॉमी क्लास में जाने का सुझाव दिया। ये शब्द इतनी जोर से कहे गए थे कि आस पास के कई यात्रियों ने सुन लिए, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। आन्या अपना टिकट पकड़े वहीं खड़ी रही। वह जानती थी कि उसके पिता रोहन शर्मा पीछे इकोनॉमी क्लास में बैठे हैं। उन्होंने एक बार कहा था कि आन्या को फर्स्ट क्लास में और खुद को साधारण सीट पर बैठाने का कारण पैसे की कमी नहीं, बल्कि यह सिखाना था कि सुविधा और विनम्रता के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। आन्या को इसकी आदत थी, लेकिन आज उसके कानूनी अधिकार से इनकार किया जाना कोई छोटी बात नहीं थी। यह एक खरोंच की तरह थी, न केवल न्याय पर बल्कि एक ऐसे बच्चे के युवा लेकिन मजबूत आत्मसम्मान पर भी जिसे समय से पहले बड़ा होना पड़ा था। फर्स्ट क्लास केबिन में सन्नाटा छा गया। कुछ लोगों ने तिरछी नजर से देखा, कुछ ने अनदेखा करने का नाटक किया और ज्यादातर चुप रहे। हर नजर जैसे इस अजीब स्थिति से बचना चाहती थी। आन्या ने उस पल में अकेलेपन को साफ महसूस किया, भले ही उसके चारों ओर दर्जनों वयस्क थे। सब कुछ तेजी से हुआ, लेकिन यह किसी भी गवाह की याद में गहराई से बस जाने के लिए काफी था। भारत में एक भारतीय बच्ची को एक उड़ान के फर्स्ट क्लास केबिन में उस सीट पर बैठने के अधिकार से वंचित किया जा रहा था जिसके लिए उसने पैसे दिए थे। विक्रम सिंह शांति से बैठा रहा। उसकी आवाज दृढ़ थी कि उसने इस सीट के लिए भुगतान किया है और उसके जाने का कोई कारण नहीं है। सुनीता मेहता और भी बेचैन होने लगी। वह चाहती थी कि मामला जल्दी खत्म हो, लेकिन उसका समाधान ज्यादा जोर से बोलने वाले के पक्ष में था। आन्या को इकोनॉमी क्लास में जाने का प्रस्ताव एक आदेश जैसा लग रहा था, एक रूखा थोपा हुआ फैसला जिसमें न्याय खोजने का कोई प्रयास नहीं था। न ही उस बच्चे की भावनाओं की परवाह थी जिसके साथ अन्याय हो रहा था। केबिन में लोग आन्या को तरह तरह की भावनाओं से देख रहे थे। कुछ उत्सुक थे, कुछ हैरान थे और कुछ मन ही मन उस लड़की से सहमत थे, लेकिन फिर भी चुप रहना चुना। कोई भी उसके लिए बोलने के लिए आगे नहीं आया। उस चुप्पी का वजन एयर होस्टेस के इनकार से कम नहीं था। यह इस बात का सबूत था कि बहुत से लोग सही के लिए खड़े होने के बजाय अपनी शांति बनाए रखना पसंद करते हैं। और उस पल में आन्या समझ गई कि न्याय कभी कभी भीड़ से नहीं आता, बल्कि उसे खुद हासिल करना पड़ता है। उसके हाथ में जो टिकट था वह सिर्फ यात्रा का दस्तावेज नहीं था, यह इस बात का सबूत था कि उसे उस जगह पर बैठने का अधिकार था।
कि उसके पिता ने इसे सावधानी से बुक किया था ताकि सब कुछ सुचारू रूप से चले। लेकिन अब सब कुछ व्यर्थ लग रहा था। जब एक अधेड़ उम्र का आदमी सिर्फ अपने कठोर रवैये से एक स्पष्ट बात को नकार सकता था और एक एयर होस्टेस सुविधा के लिए आसानी से उसका साथ दे सकती थी। आन्या को यह विरोधाभास अपने कंधों पर एक बोझ की तरह महसूस हुआ। वह आदमी अपनी सीट पर बना रहा और आन्या गलियारे में खड़ी रही। सुनीता इंतजार कर रही थी कि लड़की आगे बढ़े, लेकिन आन्या ने एक कदम भी नहीं बढ़ाया। वह न तो चिल्लाई और न ही रोई। इसके बजाय आन्या की चुप्पी ने एक अदृश्य दबाव बनाया जिससे कई यात्री अपनी नजरें नहीं हटा सके। पूरा फर्स्ट क्लास केबिन अचानक एक ऐसे अप्रत्याशित नाटक का मंच बन गया जहां एक बच्चे को वह सब झेलना पड़ रहा था जिसका सामना वयस्कों को करना चाहिए था। विक्रम सिंह के लिए यह एक छोटी सी बात थी। उसे विश्वास था कि उसका अनुभव और हैसियत उसे बढ़त दिलाने के लिए काफी है। उसे विश्वास था कि कोई भी एक भारतीय लड़की का पक्ष नहीं लेगा। लेकिन आन्या के लिए यह एक जीवंत सबक था। सबक यह कि सच्चाई हमेशा अपनी रक्षा खुद नहीं करती। जिसके हाथ में सच्चाई होती है उसे कभी कभी न्याय पाने के लिए लड़ना पड़ता है। और यह सबक ठीक सीट 3 पर एक सुबह की उड़ान में बहुत से लोगों की चुप्पी के सामने मिला। एक पल के लिए सब कुछ थम सा गया। आन्या को एहसास हुआ कि वह सिर्फ एक सीट के विवाद का सामना नहीं कर रही थी, बल्कि इस बात का भी सामना कर रही थी कि समाज भारत में एक बच्चे को कैसे देखता है। किसी ने नहीं सोचा था कि यह मामूली घटना बड़ी घटनाओं की एक श्रृंखला की शुरुआत बन जाएगी। लेकिन उस समय यह उस अन्याय को उजागर करने के लिए काफी था जो मौजूद था। और आन्या जानती थी कि यह आगे आने वाले एक लंबे दिन की सिर्फ शुरुआत थी। उस सुबह मुंबई में शर्मा परिवार के लिए दिन सामान्य से जल्दी शुरू हुआ। उपनगर में उनके शांत घर में आन्या शर्मा अंधेरा रहते ही उठ गई थी। इसलिए नहीं कि उसे जगाया गया था, बल्कि इसलिए कि वह खुद सो नहीं पा रही थी। आन्या जानती थी कि आज का दिन सामान्य दिनों जैसा नहीं है। यह सिर्फ एक उड़ान नहीं थी, बल्कि यह शिक्षालीप के भविष्य को लेकर जाने वाली यात्रा थी। एक परियोजना जिसे उसने अपने छोटे से 2 साल के जीवन में पूरी आत्रा थी। एक आज का दिन सामान्य दिनों जैसा लगन से बनाया था। 11 साल की वह लड़की जो भारत में पली बढ़ी एक साधारण बच्ची की तरह दिखती थी, अपनी उम्र से कहीं ज्यादा भारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाए हुए थी। उसके पिता रोहन शर्मा अपने छोटे से स्टडी रूम से बाहर निकले। वह एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे जो पहले मुंबई की एक टेक कंपनी में काम करते थे। लेकिन जब से शिक्षालीप ने विकास करना शुरू किया, उन्होंने अपनी स्थिर नौकरी छोड़ दी ताकि अपनी बेटी का साथ दे सकें। उन्होंने यह महत्वाकांक्षा के कारण नहीं, बल्कि आन्या की क्षमता पर विश्वास के कारण किया। वह समझते थे कि उनकी बेटी की एक अलग दृष्टि है और उनकी जिम्मेदारी एक मजबूत नींव बनाना है ताकि वह और आगे जा सके। यह चुनाव आसान नहीं था, क्योंकि भारतीय समुदाय में कई माता पिता अभी भी स्थिरता और सुरक्षा को सबसे ऊपर रखते हैं। लेकिन रोहन शर्मा का मानना था कि उनकी बेटी की पीढ़ी को इससे कहीं ज्यादा की जरूरत है। उन्हें यह साबित करने का मौका चाहिए कि एक भारतीय बच्चा दुनिया के सीखने के तरीके को बदल सकता है। नाश्ता खामोशी में हुआ, लेकिन बोझिल नहीं था। आन्या ने जल्दी से कुछ निवाले खाए। उसका दिमाग अभी भी उन आंकड़ों, डेटा चार्ट्स और उस प्रेजेंटेशन में घूम रहा था जिसे उसने ध्यान से तैयार किया था। शिक्षालीप का इस्तेमाल पहले से ही भारत और कई देशों के दर्जनों स्कूलों में किया जा रहा था, लेकिन बेंगलुरु में इंडस वेंचर्स के साथ बैठक यह तय करेगी कि यह भारत प्लेटफॉर्म वैश्विक स्तर पर विस्तार कर सकता है या नहीं। आन्या ने अल्पसंख्यक समुदायों और पिछड़े क्षेत्रों के लाखों छात्रों के बारे में सोचा, जहां एक मुफ्त या कम लागत वाला
ऑनलाइन शिक्षण उपकरण एक बड़ा अंतर पैदा कर सकता है। आज सब कुछ उसी सपने के इर्द गिर्द घूम रहा था। रोहन शर्मा ने अपनी बेटी को देखा और ज्यादा कुछ नहीं कहा। वह हर प्रेजेंटेशन या पार्टनर मीटिंग से पहले आन्या की एकाग्रता के आदी थे। वह जानते थे कि उनकी बेटी चिंतित है, आत्मविश्वास की कमी के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि वह जिम्मेदारी को समझती है। यह बच्ची अपनी उम्र के सामान्य बच्चों जैसी नहीं थी, जबकि उसके हमउम्र दोस्त खेल फिल्मों या सोशल मीडिया के बारे में सोचते थे। आन्या कंप्यूटर के सामने घंटों बिताती थी, कोड की लाइनें बनाती थी, पाठ डिजाइन करती थी और दुनिया भर के शिक्षकों से जुड़ती थी। मुंबई में भारतीय समुदाय के कई लोग जब यह सुनते तो आधा यकीन करते, आधा नहीं, यह सोचकर कि यह सिर्फ एक बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात है। लेकिन वास्तविक संख्याएं और अनुबंध सब कुछ बयां कर देते थे। इसलिए बेंगलुरु की यात्रा एक बड़ी जिम्मेदारी लेकर आई थी। अगर इंडस वेंचर्स निवेश करने के लिए सहमत हो जाता तो शिक्षालीप के पास कई राज्यों के सरकारी स्कूलों में कार्यक्रम को लागू करने, कनाडा और एशिया में विस्तार करने के लिए पर्याप्त संसाधन होते। आन्या एक युवा सीईओ बनने के बारे में नहीं सोच रही थी, जैसा कि प्रेस ने एक बार लिखा था। वह बस इतना सोचती थी कि और भी छात्रों को समान रूप से ज्ञान तक पहुंच मिलेगी। यह विचार उनके ए बूढ़े बरात की डबार कहानियों से आया था, जो उसके पिता अक्सर भारत में अपने कठिन बचपन के बारे में सुनाते थे, जहां कई बच्चों को स्कूल जाने का मौका नहीं मिलता था या बीच में ही पढ़ाई छोड़नी पड़ती थी। आन्या ने उन यादों को अपने अंदर समा लिया था, जिन्हें उसने सीधे तौर पर अनुभव नहीं किया था, लेकिन वे हमेशा गहराई से महसूस होती थीं। एक ऐसे राष्ट्र की यादें जिसने अभाव का सामना किया लेकिन लगातार आगे बढ़ा। रोहन ने सामान फिर से जांचा, उस यूएसबी को ले जाना नहीं भूले जिसमें आन्या द्वारा तैयार की गई प्रेजेंटेशन थी। वास्तव में उन्होंने 3 अलग अलग जगहों पर 3 प्रतियां सहेजी थीं, साथ ही एक क्लाउड पर भी अपलोड की थी। उन्होंने एक बार आन्या से कहा था कि सावधानी जोखिमों को दूर करने का आधार है। आन्या अक्सर हंसती थी, लेकिन उसने भी यह आदत अपने पिता से सीखी थी। इसी तरह उन्होंने मिलकर शिक्षालीप का निर्माण किया था। एक तरफ एक बच्चे की रचनात्मक दृष्टि, दूसरी तरफ एक पिता की परिपक्वता और अनुभव। उस सुबह मुंबई हवाई अड्डा हर दिन की तरह भीड़-भाड़ वाला था। यह पहली बार नहीं था कि पिता और बेटी महत्वपूर्ण बैठकों के लिए एक साथ यात्रा कर रहे थे, लेकिन इस बार यह अलग था। इस बार सभी की निगाहें आन्या पर होंगी। भले ही इंडस वेंचर्स शिक्षालीप के मूल्य को जानता था, वे अभी भी इस तथ्य को देखेंगे कि कंपनी की सीईओ सिर्फ 11 साल की एक भारतीय लड़की है। संदेह होना लाजमी था। आन्या इस बात से वाकिफ थी और वह यह साबित करना चाहती थी कि लोग उसे उसकी उम्र और रूप रंग से आंकर गलती कर रहे हैं। पिता ने अभी भी फर्स्ट क्लास केबिन में अपनी बेटी के साथ बैठने के बजाय अपने लिए इकोनॉमी क्लास की सीट चुनी। उन्होंने एक बार समझाया था कि यह पैसे बचाने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए था कि आन्या अपने निजी स्थान में आत्मनिर्भर होना सीखे, प्रबंधन करना और जिम्मेदारी लेना सीखे। उनकी नज़र में उनकी बेटी सिर्फ एक बच्ची नहीं थी जिसे सुरक्षा की जरूरत थी, बल्कि एक वास्तविक संस्थापक थी जिसे अपनी हिम्मत को प्रशिक्षित करने की जरूरत थी। सीटों का यह विभाजन हालांकि छोटा था, उनकी हर यात्रा में एक आदत बन गया था। आन्या के लिए इसके 2 अर्थ थे। एक ओर उसे विश्वास और स्वतंत्रता महसूस होती थी, दूसरी ओर वह हमेशा जानती थी कि कुछ पंक्तियों के पीछे उसके पिता अभी भी देख रहे हैं। अगर कुछ भी होता है तो उसकी रक्षा के लिए तैयार हैं। यह एहसास एक विशेष सुरक्षा देता था, स्वतंत्रता और समर्थन के बीच एक संतुलन। और इस महत्वपूर्ण सुबह आन्या ने इसे पहले से कहीं ज्यादा महत्व दिया। घर से निकलने से पहले आन्या अपनी स्टडी टेबल पर कुछ अंतिम मिनटों के लिए बैठी
और अपना परिचित लैपटॉप फिर से खोला। स्क्रीन पर शिक्षालीप के विकास चार्ट स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। नए पंजीकृत छात्रों की संख्या, ऑनलाइन सीखने के घंटे, शिक्षकों की प्रतिक्रिया, हर संख्या उसकी कई रातों की मेहनत का परिणाम थी। हर कोई यह नहीं समझता था कि उस सफलता के पीछे धैर्य और अकेलापन भी था। लेकिन आन्या ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। उसने सिर्फ यह सोचा कि कल की प्रेजेंटेशन को कैसे सफल बनाया जाए। जब घर का दरवाजा बंद हुआ तो एक नई यात्रा आधिकारिक तौर पर शुरू हुई। सूटकेस में कपड़ों और दस्तावेजों के अलावा एक पत्र भी था जिसे रोहन ने सावधानी से अंदर रखा था। यह वह पत्र था जो आन्या ने 1 साल पहले खुद को लिखा था जब शिक्षालीप ने पहली बार 10 उपयोगकर्ताओं का आंकड़ा छुआ था। पत्र में केवल कुछ पंक्तियां थीं, लेकिन यह उसे याद दिलाने के लिए काफी था कि अंतिम लक्ष्य संख्या या उपाधि नहीं, बल्कि छात्रों के जीवन में वास्तविक बदलाव लाना है। रोहन चाहते थे कि उनकी बेटी बेंगलुरु में मीटिंग रूम में प्रवेश करने से पहले इसे फिर से पढ़े। हवाई अड्डे के रास्ते में दोनों ने कम बात की, तनाव के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि वे एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह समझते थे। आन्या जानती थी कि उसके पिता उन चीजों के बारे में सोच रहे हैं जो हो सकती हैं, और रोहन जानते थे कि उनकी बेटी प्रेजेंटेशन के हर विवरण को दोहरा रही है। उनके बीच ज्यादा शब्दों की जरूरत नहीं थी, सिर्फ विश्वास की, और यही खामोशी यात्रा को और भी पवित्र बना रही थी। आन्या शर्मा कार में बैठी खिड़की से बाहर देख रही थी। उसने बेंगलुरु के बारे में सोचा, उस इमारत के बारे में जहां इंडस वेंचर्स का मुख्यालय था, उस बड़े कमरे के बारे में जहां चेहरे उसे हर छोटी बड़ी बात पर परखेंगे। लेकिन आन्या डरी नहीं थी। वह जानती थी कि वह सिर्फ अपने लिए नहीं जा रही है, सिर्फ अपने पिता के लिए नहीं, बल्कि वहां के लाखों छात्रों के लिए जा रही है। और इसी विचार ने उसे और मजबूत महसूस कराया। उड़ान अभी शुरू भी नहीं हुई थी, लेकिन आन्या और उसके पिता दोनों जानते थे कि यह यात्रा एक महत्वपूर्ण मोड़ होगी। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि कुछ ही घंटों बाद उड़ान भरने की तैयारी कर रहे विमान पर ही एक अप्रत्याशित घटना उनकी सभी योजनाओं को एक भीषण परीक्षा में डाल देगी। लेकिन इस समय वे केवल अपने सामने के लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, शिक्षालीप को दुनिया के करीब लाना। जब लाउडस्पीकर पर यात्रियों को विमान में चढ़ने की प्रक्रिया पूरी करने की घोषणा हुई तो आन्या सावधानी से फर्स्ट क्लास केबिन की ओर चली गई। सीट नंबर 3 वाला टिकट शुरू से अंत तक उसके हाथ में था, जो इस महत्वपूर्ण यात्रा का एक स्पष्ट प्रमाण था। लेकिन जब वह उस सीट की पंक्ति में पहुंची तो एक अप्रत्याशित दृश्य उसका इंतजार कर रहा था। आन्या की सीट पर कोई और बैठा था, एक अधेड़ उम्र का आदमी जिसके चेहरे पर आत्मविश्वास और थोड़ी चुनौती थी। उसने एक बच्चे के आने पर कोई ध्यान नहीं दिया, बस ठंडक से घोषणा की कि वह सीट उसकी है। आन्या थोड़ी देर के लिए स्तब्ध रह गई। उसने 3 नंबर वाला टिकट दिखाया, लेकिन वह आदमी हिला भी नहीं। उसने जोर देकर कहा कि उसने यह जगह खरीदी है और उसके जाने का कोई कारण नहीं है। उसके अभिमानी लहजे ने आस-पास बैठे लोगों का ध्यान खींचना शुरू कर दिया। कुछ नजरें गुजरी, कुछ उत्सुक थीं, कुछ उदासीन थीं, जैसे कि इससे उनका कोई लेना देना नहीं है। फर्स्ट क्लास केबिन में माहौल अचानक भारी हो गया। मुख्य एयर होस्टेस सुनीता मेहता पास आई, जो एक साफ सुथरी वर्दी पहने हुए थी। जानकारी की अच्छी तरह से जांच करने के बजाय वह उस आदमी के दावे पर ज्यादा विश्वास करती दिखी। ज्यादा सोचे बिना सुनीता ने आन्या को इकोनॉमी क्लास में जाने का सुझाव दिया। यह बात इतनी जोर से कही गई कि आस पास के यात्रियों ने सुन लिया। सन्नाटा छा गया, किसी ने विरोध में एक शब्द नहीं कहा। उस पल में आन्या ने एक स्पष्ट अकेलापन महसूस किया। वह कोई समस्या पैदा नहीं करना चाहती थी, लेकिन वह यह भी स्वीकार नहीं कर सकती थी कि उसे उसके जायज अधिकार से वंचित किया जा रहा है। यह घटना दर्जनों लोगों के सामने हो रही थी,
फिर भी कोई भी उसकी रक्षा के लिए खड़ा नहीं हुआ। कुछ सहानुभूति भरी नजरें थीं, कुछ उदासीन आंखें थीं, और कुछ चेहरे ऐसे भी थे जो चिढ़ दिखा रहे थे, जैसे कि उन्हें परेशान किया जा रहा हो। इन सब ने उस लड़की को यह समझा दिया कि कभी-कभी स्पष्ट सच्चाई को भी सिर्फ चुप्पी के कारण नजरअंदाज किया जा सकता है। अधेड़ उम्र का आदमी अपनी दृढ़ आवाज बनाए रखता रहा। उसका मानना था कि उसने उस सीट के लिए भुगतान किया है और कोई भी उसे छोड़ने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। उसकी कठोरता एयर होस्टेस की घबराहट के बिल्कुल विपरीत थी। एक युवा ग्राहक की रक्षा करने के बजाय सुनीता केवल मामले को जल्दी से सुलझाना चाहती थी ताकि उड़ान में देरी न हो। उसकी हर बात में बड़े यात्री के प्रति उसका झुकाव स्पष्ट था। आन्या ने टिकट को एक अकाट्य प्रमाण के रूप में अपने हाथ में रखा। वह जानती थी कि उसके पिता इकोनॉमी क्लास में कुछ पंक्तियां पीछे बैठे हैं। उन्होंने कई बार अपनी बेटी को याद दिलाया था कि फर्स्ट क्लास सिर्फ महत्वपूर्ण यात्राओं के लिए ध्यान केंद्रित करने की जगह है, जबकि उन्होंने खुद एक सरल सीट चुनी थी। आज इसने आन्या को अपनी जिम्मेदारी का और भी ज्यादा एहसास कराया। यह अब सिर्फ एक सीट रखने की बात नहीं थी, बल्कि उस न्याय को बनाए रखने की बात थी जिसकी वह पूरी तरह से हकदार थी। जब भारी माहौल छाया हुआ था, तभी एक अप्रत्याशित आवाज गूंजी। यह एक बड़ी उम्र की महिला थी जिसके सफेद बाल करीने से संवारे हुए थे। शांत दिख रही थी, लेकिन उसकी आंखों में दृढ़ता थी। उसने अपना परिचय मार्गरेट इवांस के रूप में दिया, जो फर्स्ट क्लास में बैठी एक अन्य यात्री थीं। वह खड़ी हुई और उस आदमी को अपनी सीट देने की पेशकश की। उसने धीरे से लेकिन स्पष्ट रूप से कहा कि अगर उसे एक आरामदायक सीट चाहिए तो वह उसकी सीट ले ले, ताकि लड़की अपनी खरीदी हुई जगह पर बैठ सके। इस स्पष्ट रूप से कहा कि अगर उसे एक आरामदायक सीट चाहिए। कार्रवाई ने केबिन का माहौल बदल दिया। कुछ लोग एक अजनबी महिला के हस्तक्षेप पर आश्चर्यचकित होकर सिर उठाने लगे। वह आदमी एक पल के लिए झिझका, लेकिन फिर जगह बदलने के लिए मान गया। वह मार्गरेट की सीट पर बैठ गया, अभी भी नाराज चेहरा बनाए हुए, और आन्या सीट 3 पर वापस आ गई। एयर होस्टेस सुनीता ने राहत की सांस ली, जैसे कि उसने एक समस्या सुलझा ली हो। लेकिन इस घटना ने सभी गवाहों के मन में एक अविस्मरणीय छाप छोड़ी। आन्या चुपचाप बैठी सामने से आती भारी नजरों को महसूस कर रही थी। वह आदमी अब ठीक बगल में बैठा था और अभी भी ठंडक और तिरस्कार का भाव दिखा रहा था। समाधान हो जाने के बावजूद तनाव बिल्कुल भी कम नहीं हुआ, बल्कि यह छाई हुई चुप्पी से और भी स्पष्ट हो गया। लड़की समझ गई कि अब हर कोई उसे देख रहा है, समर्थन से नहीं, बल्कि जांच पड़ताल की नजर से। एक छोटा सा पल, लेकिन आन्या के लिए यह एक बहुत बड़ा सबक था। उसने महसूस किया कि अन्याय कहीं भी हो सकता है, यहाँ तक कि एक सामान्य लगने वाली उड़ान पर भी, और वह अन्याय हमेशा नियमों से नहीं सुधरता, बल्कि कभी कभी एक व्यक्ति के साहस से सुधरता है। अगर मार्गरेट खड़ी नहीं होती तो शायद आन्या को एक अलग जगह पर बैठना पड़ता, शुरू से ही ठुकराए जाने की भावना के साथ। सीट 3 पर वापस बैठकर आन्या ने आगे की यात्रा के बारे में सोचा। यह यात्रा पहले से ही महत्वपूर्ण थी, लेकिन अब इसका एक और अर्थ जुड़ गया था। लड़की जानती थी कि उसे अभी भी कई संदेहास्पद नजरें और अपमानजनक शब्द मिलेंगे, लेकिन अगर उसे अपनी ही सीट पर बैठने के अधिकार से भी वंचित कर दिया गया, तो कल मीटिंग रूम में खुद को साबित करना और भी मुश्किल होगा। अधेड़ उम्र का आदमी अब अपनी जगह पर था, लेकिन अभी भी स्पष्ट रूप से नाराज दिख रहा था। आन्या ने उनके बीच के अंतर को स्पष्ट रूप से महसूस किया। एक भारतीय मूल की बच्ची जो शिक्षा का सपना लेकर आई थी, और एक यात्री जो मानता था कि फर्स्ट क्लास की सीट एक छोटी लड़की के लिए नहीं है। यह सिर्फ एक सीट का टकराव नहीं था, बल्कि भारत में वास्तविक जीवन में मौजूद सामाजिक पूर्वाग्रहों का टकराव था। मार्गरेट अपनी नई सीट पर वापस चली गई, पीछे मुड़कर नहीं देखा,
लेकिन आन्या के दिल में वह कार्रवाई एक रोशनी की किरण थी। सांत्वना के शब्दों की जरूरत नहीं थी, स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं थी। एक अजनबी महिला का एक दृढ़ निर्णय यह साबित करने के लिए काफी था कि न्याय अभी भी मौजूद हो सकता है, और इसने आन्या को आने वाली चीजों के लिए तैयार होने के लिए एक शांत शक्ति दी। उसके बाद के समय में वह चुपचाप बैठी रही, अपने साथ लाए गए दस्तावेजों का फोल्डर फिर से खोला, बेंगलुरु में प्रेजेंटेशन की सामग्री पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जो घटना अभी अभी हुई थी वह उसके दिमाग में गूंजती रही। आन्या खुद को यह सोचने से नहीं रोक सकी कि यह आखिरी बार नहीं था जब उसे उसके रूप, उम्र या मूल के आधार पर आंका गया। फिर भी उसे पीछे हटने के बजाय इसने उसके संकल्प को और मजबूत किया। अगर उसके जैसी एक भारतीय मूल की बच्ची को सिर्फ फर्स्ट क्लास की सीट पर बैठने के लिए नीचा देखा जा सकता है, तो शिक्षालीप की सफलता ही यह साबित करेगी कि प्रतिभा और इच्छा शक्ति किसी के पूर्वाग्रहों पर निर्भर नहीं करती। विमान लंबी यात्रा के लिए तैयार हो रहा था। लोग धीरे धीरे अपनी सीटों पर स्थिर हो गए। लेकिन आन्या के लिए हाल की घटना ने एक अविस्मरणीय निशान छोड़ दिया था। यह सिर्फ एक सीट का विवाद नहीं था, बल्कि एक लंबे घटनापूर्ण दिन की शुरुआत थी, जहां उसे और भी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। विमान के केबिन में लाउडस्पीकर गूंज उठा। कैप्टन की आवाज गहरी और दृढ़ थी, यह घोषणा करते हुए कि एक युवा यात्री से संबंधित सुरक्षा चेतावनी के कारण उड़ान को पुणे वापस लौटना पड़ रहा है। सब लोग हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे, फुसफुसाते हुए। सीट की घटना के बाद पहले से ही तनावपूर्ण माहौल अब और भी भारी हो गया। फुसफुसाहट तेजी से फैल गई, लेकिन किसी को ठीक से पता नहीं था कि क्या हो रहा है। सभी ने बस इतना सुना कि एक यात्री पर जाली दस्तावेजों का उपयोग करने का संदेह है। आन्या सीधी बैठी कॉकपिट से आने वाले हर शब्द को सुन रही थी। लड़की को अच्छी तरह पता था कि यह चेतावनी उसी पर लक्षित है, किसी को कहने की जरूरत नहीं थी। सारा शक उसी पर केंद्रित था। तुरंत कई लोगों की नजरें उसकी ओर घूमने लगीं, जिसमें जांच, पड़ताल और संदेह मिला हुआ था। केबिन में किसी ने एक शब्द नहीं कहा, लेकिन चुप्पी का वजन भयानक था। आन्या जानती थी कि यह पल सिर्फ एक जांच प्रक्रिया नहीं है, यह अजनबियों के एक पूरे समूह द्वारा एक मूक निर्णय था। उसने अपने पिता के बारे में सोचा, जो पीछे इकोनॉमी क्लास में बैठे थे। वह उन स्थितियों के आदी थे जहां उनकी बेटी को संदेह का सामना करना पड़ता था, लेकिन उन्होंने निश्चित रूप से यह उम्मीद नहीं की थी कि चीजें इस हद तक बढ़ जाएंगी। विमान में चढ़ने से पहले उन्होंने अपनी बेटी को याद दिलाया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, उसे शांत रहना है। वह सलाह अब उसके दिमाग में गूंज रही थी, जिससे उसे मजबूत रहने में मदद मिली, लेकिन चिंता अभी भी स्पष्ट थी। अगर उड़ान में देरी हुई, अगर इंडस वेंचर्स के साथ अपॉइंटमेंट समय पर नहीं हो पाया, तो पूरी योजना विफल हो जाएगी। फुसफुसाहट धीरे धीरे और स्पष्ट वाक्यों में बदल गई। सीट 3 के पास एक यात्री ने धीमी आवाज में कहा कि उसने कभी किसी बच्चे को फर्स्ट क्लास में अकेले यात्रा करते नहीं देखा। दूसरे ने कहा कि यह वास्तव में संदिग्ध है कि एक लड़की इतनी महंगी जगह पर बैठी है। किसी ने भी आन्या से सीधे बात नहीं की, लेकिन सभी ने उसे सुनने दिया। ये शब्द अदृश्य चाकुओं की तरह थे, जो अलग थलग महसूस करने की भावना को और बढ़ा रहे थे। इस बीच जिस अधेड़ उम्र के आदमी ने शुरू में उसकी सीट ले ली थी, वह शांत, यहां तक कि थोड़ा आत्मसंतुष्ट भी लग रहा था। उसने उसकी आंखों में देखने से परहेज किया, लेकिन उसकी चुप्पी इस बात की पुष्टि करने जैसी थी कि सब कुछ उसकी इच्छानुसार हो रहा है। आन्या तुरंत यह साबित नहीं कर सकती थी कि वह निर्दोष है, लेकिन अपने दिल की गहराई में वह जानती थी कि इस गुमनाम कॉल के पीछे कौन है। एयर होस्टेस सुनीता पास आई। उसकी आवाज सामान्य से ज्यादा तनावपूर्ण लग रही थी। उसने घोषणा की कि जब विमान पुणे में उतरेगा,
तो सुरक्षा बल संबंधित यात्री से सीधे पूछताछ करने के लिए ऊपर आएंगे। हालांकि उसने नाम नहीं बताया, लेकिन सभी समझ गए कि वह आन्या का जिक्र कर रही है। कुछ यात्री एक दूसरे की ओर मुड़े, उनकी आंखों में जिज्ञासा और चिंता दोनों थी। उनके लिए यह बाधा नाहज़ाद सिर्फ एक छोटी सी परेशानी नहीं थी, बल्कि यह पूरी उड़ान को प्रभावित कर सकती थी। आन्या चुपचाप बैठी। उसके विचार एक बात पर गहराई से केंद्रित थे। लोग इतनी आसानी से क्यों मान लेते हैं कि फर्स्ट क्लास में बैठी एक भारतीय लड़की एक असामान्य बात है? वह उन लोगों की संदेहास्पद नजरों की आदी थी, जो उसके बारे में कुछ नहीं जानते थे। लेकिन इस बार यह अलग था। यह सिर्फ एक मूक संदेह नहीं था, यह एक आधिकारिक आरोप था जिसमें पूरी यात्रा को बदलने की शक्ति थी। और इसने एक सच्चाई को उजागर कर दिया कि पूर्वाग्रह जल्दी से कार्रवाई में बदल सकते हैं, जिसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। लाउड स्पीकर फिर से गूंजा। इस बार यह घोषणा थी कि सभी यात्रियों को पुणे में आपातकालीन लैंडिंग की तैयारी के लिए अपनी सीटों पर बने रहने का अनुरोध किया जाता है। केबिन में माहौल तनावपूर्ण से दमघोंटू हो गया। कुछ लोगों ने शिकायत करना शुरू कर दिया कि वे अपनी कनेक्टिंग फ्लाइट्स चूक जाएंगे। किसी ने जोर से एयरलाइन को दोषी ठहराया, यह कहते हुए कि उन्हें उड़ान भरने से पहले इसे संभाल लेना चाहिए था। हालांकि किसी ने सीधे तौर पर इसका जिक्र नहीं किया, लेकिन सभी ने अप्रत्यक्ष रूप से आन्या की उपस्थिति को जिम्मेदार ठहराया। लड़की ने एक गहरी सांस ली, खुद को शांत रखने की कोशिश कर रही थी। जो हो रहा था वह न केवल उसके धैर्य की परीक्षा ले रहा था, बल्कि खुद पर उसके विश्वास की भी। आन्या अच्छी तरह जानती थी कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। उसका टिकट, पासपोर्ट और पहचान पत्र सभी वैध थे। लेकिन वह यह भी समझती थी कि सच्चाई कभी कभी विश्वास किए जाने के लिए काफी नहीं होती, खासकर जब लोग गुमनाम आरोपों पर विश्वास करने के लिए तैयार हों। उसके पिता पीछे से पास नहीं आ सकते थे, लेकिन आन्या जानती थी कि वह देख रहे हैं। उसके दिमाग में वह तस्वीर गूंजी जब दोनों ने इस यात्रा के लिए कितनी सावधानी से तैयारी की थी। प्रेजेंटेशन की हर लाइन से लेकर योजना के हर छोटे से छोटे विवरण तक, वह सारी तैयारी अब सिर्फ एक अज्ञात फोन कॉल के कारण खतरे में थी। इस अन्याय ने उसके सीने को जकड़ लिया, लेकिन साथ ही एक इच्छा शक्ति भी जगाई। चाहे कुछ भी हो जाए, वह लोगों को सिर्फ पूर्वाग्रह के कारण अपने मूल्य को कम नहीं करने देगी। अधेड़ उम्र का आदमी कभी कभी तिरछी नजर से देखता, उसकी आंखों को पढ़ना मुश्किल था। शायद उसने सोचा कि सब कुछ बस एक त्वरित जांच पर रुक जाएगा। शायद उसने यह अनुमान नहीं लगाया था कि उसके काम ने पूरी उड़ान को अनिश्चितता की स्थिति में डाल दिया है। लेकिन आन्या के लिए सच्चाई पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट थी। यह स्वार्थ और पूर्वाग्रह का परिणाम था, और इसके परिणाम आसानी से गायब नहीं होंगे। जब विमान ने ऊंचाई कम करना शुरू किया, तो केबिन में फुसफुसाहट अभी भी बंद नहीं हुई थी। कई लोगों ने अपनी घड़ियां फिर से जांचीं, अपनी व्यक्तिगत योजनाओं के लिए चिंतित थे। उस अधीरता ने आन्या को और भी ज्यादा महसूस कराया कि वह सामान्य असुविधा का केंद्र बन गई है। लड़की चिल्लाना चाहती थी कि वह निर्दोष है, कि यह सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है, लेकिन इसके बजाय वह चुप रही। अपने दिल में वह अच्छी तरह जानती थी कि उसे जिसका सामना करना पड़ेगा, वह सिर्फ एक साधारण जांच नहीं होगी, बल्कि सम्मान और न्याय की रक्षा के लिए एक पूरी लड़ाई होगी। उड़ान थोड़ी हिली और फिर स्थिर हो गई, यह संकेत देते हुए कि यह उतरने वाली है। कैप्टन ने दोहराया कि विमान के रुकते ही सुरक्षाकर्मी मौजूद होंगे। सभी यात्रियों को निर्देश का इंतजार करते हुए चुपचाप बैठने का अनुरोध किया गया। आन्या ने चुपचाप अपने सामने की ट्रे टेबल पर रखे टिकट को देखा। 3 नंबर स्पष्ट रूप से छपा हुआ था, जैसे यह याद दिला रहा हो कि यह सिर्फ एक सीट नहीं है, यह एक जायज अधिकार है जिसका उल्लंघन किया गया है, और अब इसने समस्याओं की एक पूरी श्रृंखला को जन्म दिया है।
उस पल में आन्या ने एक गहरी सच्चाई महसूस की। कभी कभी एक व्यक्ति का एक छोटा क्षुद्र कार्य दूसरों की योजनाओं और सपनों को हिलाने के लिए काफी होता है। और लड़की जानती थी कि जब वह विमान से बाहर निकलेगी तो असली चुनौती शुरू होगी। विमान पुणे के रनवे पर पूरी तरह रुक गया। मुख्य दरवाजा खुला ताकि सुरक्षाकर्मी अंदर आ सकें। यात्रियों के केबिन में एक लंबी चुप्पी छा गई। सभी वर्दी पहने हुए अधिकारियों के हर कदम को देख रहे थे। वे सीधे सीट तीना की ओर बढ़े जहां छोटी लड़की चुपचाप बैठी थी और उसे जांच में सहयोग करने के लिए विमान से उतरने का अनुरोध किया। सभी की निगाहें तुरंत उसी पर टिक गईं, जैसे कि कहानी बहुत स्पष्ट थी कि इस भारतीय बच्चे की उपस्थिति ही उड़ान को मोड़ने का कारण थी। पिता को जल्दी से अपनी बेटी के साथ जाने के लिए बुलाया गया। वह जानते थे कि यह सिर्फ एक परेशानी नहीं, बल्कि पूर्वाग्रह के साथ एक सीधा टकराव है। विमान से उतरते समय फुसफुसाहट बंद नहीं हुई। कुछ यात्रियों ने देरी के लिए अपनी नाराजगी व्यक्त की, कुछ उत्सुक थे और कुछ ने तो यह भी फुसफुसाया कि ऐसे बच्चे को फर्स्ट क्लास केबिन में आने ही नहीं देना चाहिए था। ये शब्द आन्या के कानों में ठंडे और भारी पड़े। उन्हें हवाई अड्डे पर ही सीबीआई के कार्यालय में ले जाया गया। प्रभारी अधिकारी प्रिया मेनन थीं। उनका व्यवहार सख्त था लेकिन लहजा पेशेवर था। उनके बगल में वित्तीय टीम के आलोक वर्मा थे जो पूछताछ में शामिल होने वाले थे। शुरू से ही प्रिया ने यह मुद्दा उठाया कि युवा यात्री के दस्तावेजों की वैधता पर संदेह है। साथ ही शिक्षा लीप कंपनी द्वारा विदेश में असामान्य धन हस्तांतरण के आरोपों का भी जिक्र किया। ये शब्द पिता और बेटी दोनों के मन पर एक जोरदार प्रहार की तरह थे। पिता ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, यह पुष्टि करते हुए कि सभी दस्तावेज वैध हैं, पासपोर्ट पूरा है, टिकट एयरलाइन से कानूनी रूप से खरीदा गया है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि उनकी बेटी की कंपनी पूरी तरह से पारदर्शी रूप से काम करती है, लेकिन उनके जवाब संतोषजनक नहीं लग रहे थे। आलोक वर्मा ने एक फाइल खोली, कुछ संख्याएं पढ़ीं, कुछ अंतर्राष्ट्रीय हस्तांतरण, यह तर्क देते हुए कि यह इस बात का सबूत है कि कंपनी कुछ छिपा रही है। ठीक जब स्थिति सबसे ज्यादा तनावपूर्ण हो गई, दरवाजा खुला और वकील समीर राव प्रकट हुए। वह कई महत्वपूर्ण घटनाओं में परिवार के साथ रहे थे और इस बार भी ऐसा ही था। बिना देर किए उन्होंने मेज पर एक मोटी फाइल रखी जिसमें ऑडिट की गई सभी वित्तीय रिपोर्टें, नियामक एजेंसियों को जमा किए गए दस्तावेज और इस बात के सबूत थे कि शिक्षालीप के सभी अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन कई देशों के स्कूलों में ऑनलाइन शिक्षण कार्यक्रम को लागू करने के उद्देश्य से थे। उनकी आवाज शांत लेकिन दृढ़ थी, इस बात पर जोर देते हुए सभी आरोप निराधार हैं। पूछताछ कक्ष में माहौल अभी भी भारी था। प्रिया का चेहरा पढ़ना मुश्किल था, जबकि आलोक लगातार नोट्स ले रहा था। पिता और बेटी सामने बैठे थे, स्पष्ट रूप से महसूस कर रहे थे कि वे सिर्फ एक साधारण प्रक्रिया का सामना नहीं कर रहे हैं, बल्कि पूर्वाग्रह से भरी एक प्रणाली का भी सामना कर रहे हैं। लड़की ने अपने सामने की फाइल को सीधे देखा, उन दिनों और रातों को याद करते हुए जब उसने अपने पिता के साथ उस शिक्षण प्लेटफॉर्म का निर्माण किया था। यह सब छात्रों की मदद के लिए बनाया गया था, लेकिन अब इसे एक जांच में घसीटा जा रहा था, जैसे कि वे अपराधी हों। जब अधिकारी दस्तावेजों की समीक्षा कर रहे थे, वकील राव ने आगे बताया कि यह पहली बार नहीं है जब अल्पसंख्यक उद्यमियों की स्टार्टअप कंपनियों पर निराधार आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने हाल के कुछ मामलों का उदाहरण दिया जो सभी अश्वेत लोगों या अप्रवासियों द्वारा स्थापित उद्यम थे। उन सभी को अपनी महत्वपूर्ण प्रगति से ठीक पहले व्यर्थ की जांचों द्वारा बाधित किया गया था। अंततः रिपोर्टों ने उन्हें निर्दोष साबित कर दिया, लेकिन समय, वित्त और प्रतिष्ठा का जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई करना मुश्किल था। पिता ने सुना, उनके दिल में गुस्सा उमड़ आया। वह समझ गए कि यह अब उनके परिवार का निजी मामला नहीं है,
यह एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा था जहां उनकी बेटी जैसी कंपनियों को सिर्फ इसलिए खतरा माना जाता था क्योंकि वे टेक उद्योग में सत्ता रखने वाले परिचित समूह से संबंधित नहीं थीं। उन्होंने अपनी बेटी की ओर मुड़कर देखा, उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि दृढ़ संकल्प था। आन्या समझ गई कि वह एक बड़ी चुनौती का सामना कर रही है, लेकिन वह यह भी जानती थी कि अंततः सच्चाई की जीत होगी। पूछताछ कई घंटों तक चली। हर सवाल विवरणों में गहराई से गया। कंपनी में कितने कर्मचारी हैं? राजस्व कहाँ से आता है? कई देशों में खाते खोलने का कारण क्या है? वकील राव ने दृढ़ता से जवाब दिया, ठोस सबूत पेश किए। आन्या केवल पूछे जाने पर ही बोलती थी, लेकिन उसका हर शब्द निश्चित था। उसने पहले कोड की लाइनें लिखने की अपनी यात्रा के बारे में बताया, कक्षा में शैक्षिक खेल लाने के विचार के बारे में, कई जगहों पर शिक्षकों के साथ सहयोग के बारे में। सब कुछ सच था, छिपाने के लिए कुछ भी नहीं था। कुछ देर जांच पड़ताल के बाद अधिकारी प्रिया थोड़ी नरम होती दिखीं, लेकिन आलोक वर्मा ने अभी भी कंपनी के मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल होने की संभावना से संबंधित और सवाल पूछे। इस समय वकील राव ने एक महत्वपूर्ण विवरण सामने रखा। सभी अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन स्टॉक एक्सचेंज कमीशन को भेजी गई रिपोर्ट में सार्वजनिक किए गए थे और एक स्वतंत्र ऑडिट से गुजरे थे। उन्होंने रिपोर्ट की एक प्रति दोनों अधिकारियों के सामने रखी, उनसे मिलान करने का अनुरोध किया। कमरे में माहौल थोड़ा शांत हुआ, लेकिन किसी ने भी अंतिम शब्द नहीं कहे। पिता और बेटी जानते थे कि अभी भी बहुत कुछ बाकी है। यह सिर्फ शिक्षालीप की बेगुनाही साबित करने की बात नहीं थी, बल्कि इस साजिश के पीछे की ताकतों का सामना करने की भी बात थी। और यद्यपि किसी ने यह नहीं कहा, सभी समझ गए कि किसी अदृश्य हाथ ने एक सामान्य उड़ान को एक गंभीर जांच में बदलने की साजिश रची थी। आन्या के दिल में शुरुआती गुस्सा एक मजबूत इच्छा शक्ति में बदल गया था। उसने उन छात्रों के बारे में सोचा जो उसके उत्पाद का इंतजार कर रहे थे। उन शिक्षकों के बारे में सोचा जिन्होंने शिक्षालीप द्वारा छात्रों को बेहतर सीखने में मदद करने के लिए धन्यवाद भेजा था। वह इन निराधार आरोपों को अपनी यात्रा को धीमा नहीं करने दे सकती थी। वह जानती थी कि उसे अपना विश्वास बनाए रखना है। सभी को अपने दाधार आरोपों को अपनी यात्रा को धीमा नहीं करने दे सकती थी। काम की पारदर्शिता और वास्तविक अर्थ को साबित करना है। जब पूछताछ आंतरिक चर्चा के लिए रुकी, तो वकील राव ने फुसफुसाते हुए कहा कि सभी सबूत उनकी रक्षा के लिए काफी हैं। लेकिन चिंता की बात यह थी कि कोई इंडस वेंचर्स की बैठक से ठीक पहले कंपनी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना चाहता था। उनका मानना था कि यह मामला सिर्फ उड़ान में एक यात्री के व्यक्तिगत संदेह से उत्पन्न नहीं हुआ, बल्कि यह एक बड़ी मुहिम से जुड़ा हो सकता है। इन शब्दों को सुनकर पिता और बेटी को और भी समझ में आया कि वे जिसका सामना कर रहे हैं वह आकस्मिक नहीं है। यह उन ताकतों की गणना थी जो डरती थीं कि शिक्षालीप की सफलता उनके हितों के लिए खतरा होगी। रात हो चुकी थी, कार्यालय में बत्तियां अभी भी जल रही थीं। पूछताछ खत्म नहीं हुई थी, लेकिन लड़की के दिल में विश्वास पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट हो गया था। अन्याय के भंवर में घसीटे जाने के बावजूद आन्या जानती थी कि वह रुकेगी नहीं, और उसके बगल में बैठे उसके पिता ने भी चुपचाप वादा किया कि वह इस लड़ाई में अपनी बेटी को अकेला नहीं छोड़ेंगे। ग्रैंड हयात बेंगलुरु होटल शाम की शांत हवा में डूबा हुआ था, लेकिन एक छोटे से मीटिंग रूम में पूरे दिन का दबा हुआ तनाव अभी भी मौजूद था। पिता और बेटी वकील और सीईओ के साथ अगली सुबह की बैठक से पहले पूरी फाइल की समीक्षा कर रहे थे। सुरक्षा कार्यालय में घंटों की लंबी पूछताछ के बाद हर कोई थका हुआ था, लेकिन किसी ने भी आराम करने की हिम्मत नहीं की। हर विवरण को सावधानी से तैयार करना था, क्योंकि एक छोटी सी चूक भी इंडस वेंचर्स के सामने अवसर को गंवा सकती थी। जब सब कुछ शांत होने लगा, तो रिसेप्शन ने फोन करके बताया कि कोई उनसे मिलने पर अड्डा हुआ है। जैसे ही उसका नाम बताया गया, पूरा कमरा
एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। वह व्यक्ति उड़ान में वही अधेड़ उम्र का यात्री था जिसने बेशर्मी से तीना सीट पर बैठकर सारी मुसीबतें शुरू की थीं। किसी ने नहीं सोचा था कि वह यहां तक आएगा, और यह तो बिल्कुल नहीं सोचा था कि वह अपने साथ एक पूरी फाइल लेकर आएगा। पिता एक पल के लिए मना करना चाहते थे, लेकिन लड़की ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा कि वह सुनना चाहती है कि उसके पास क्या कहने को है। समूह ने भीड़ भरे लॉबी के बजाय एक निजी अध्ययन कक्ष में मिलने का फैसला किया। जब वह अंदर आया तो माहौल इतना भारी था कि हर कोई इसे महसूस कर सकता था। उसका चेहरा थका हुआ था, उसकी आंखें पश्चाताप और चिंता के बीच डोल रही थीं। उसने सावधानी से एक मोटी फाइल मेज पर रखी। उसने स्वीकार किया कि उसने ही वह गुमनाम फोन कॉल किया था। शुरुआती कारण सिर्फ यह था कि वह यह स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि एक भारतीय लड़की फर्स्ट क्लास में बैठी है, और वह भी इतने आत्मविश्वास के साथ जैसे कि वह जगह उसी की हो। लेकिन फिर उसकी आवाज धीमी हो गई और उसने बताया कि मामला इससे कहीं ज्यादा जटिल है। वह ज्ञानटेक सॉल्यूशंस के लिए काम कर रहा था, जो एक ऑनलाइन शिक्षा उत्पाद कंपनी थी और शिक्षालीप की सीधी प्रतिस्पर्धी थी। हाल के महीनों में ज्ञानटेक को एक विशाल निवेश समूह ने अधिग्रहित कर लिया था। सौदे के पूरा होने के तुरंत बाद नए प्रबंधन ने कई गुप्त बैठकें आयोजित कीं। उनमें उन्होंने उन पादरासपाद स्टार्टअप्स को खत्म करने की योजना बनाई जिन्हें वे बाधा मानते थे। सूची में सबसे ऊपर शिक्षालीप था। उस आदमी ने आगे कहा कि उसने उन बैठकों में से एक में भाग लिया था। उसने अपनी आंखों से ईमेल मेमो देखे थे जिनमें अफवाहें फैलाने, कानूनी जाल बिछाने और प्रतिस्पर्धियों की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए मीडिया चैनलों का उपयोग करने के तरीकों पर चर्चा की गई थी। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय वित्त से संबंधित आरोप बनाने और फिर आरोपों को आधिकारिक जांच में बदलने के लिए अपने डीस संपर्कों का उपयोग करने की योजना पर भी चर्चा की थी। जब वह विमान में आन्या से मिला तो एक आवेगी और पूर्वाग्रह से भरे पल में उसने खुद को उस योजना को सक्रिय करने के लिए एक आदर्श उपकरण बना लिया। पूरा कमरा चुप हो गया जब उसने फाइल खोली जिसके अंदर ईमेल के प्रिंटआउट, मीटिंग के मिनट्स और रणनीतिक दस्तावेज थे। हर पन्ना यह दिखा रहा था कि यह सिर्फ एक खोखला कबूलनामा नहीं है। शिक्षालीप का स्पष्ट रूप से जिक्र करने वाली पंक्तियां थीं। टिप्पणियां थीं कि एक बच्चे द्वारा संचालित कंपनी कई तरफ से भारी हमले का सामना नहीं कर पाएगी। यहां तक कि जोखिम विश्लेषण चार्ट भी थे जिनमें निवेशकों पर दबाव बनाने के तरीकों का विस्तार से वर्णन किया गया था ताकि वे सहयोग करने के अपने इरादे को छोड़ दें। पिता ने दस्तावेजों के ढेर को देखा। उनका चेहरा और भी तनावपूर्ण हो गया जब उन्हें एहसास हुआ कि पिछले दिन उनके परिवार ने जो कुछ भी सहा वह आकस्मिक नहीं था, बल्कि एक सावधानीपूर्वक तैयार की गई साजिश का हिस्सा था। तो वह अपना गुस्सा नहीं छिपा सके, लेकिन उन्होंने अपनी आवाज शांत रखी, बस सीधे पूछा कि उसने अब सारे सबूत लाने का फैसला क्यों किया। वह आदमी झिझका और फिर स्वीकार किया कि लड़की को एक अपराधी की तरह विमान से बाहर ले जाते देखने के बाद वह सो नहीं सका। उसने कहा कि उस पल ने उसे एहसास दिलाया कि उसके अपने अंदर के तिरस्कार और पूर्वाग्रह ने उसे एक गंदे खेल में सहायक बना दिया है। उसने कोई बहाना नहीं बनाया, सिर्फ कबूल किया कि उसकी हरकत व्यक्तिगत स्वार्थ और काम के दबाव के सामने कमजोरी दोनों से उपजी थी। लेकिन अब जब उसने परिणाम स्पष्ट रूप से देख लिए थे तो वह कम से कम सच्चाई सामने लाकर अपनी गलती सुधारना चाहता था। वकील राव ने जल्दी से हर पन्ने को पलटा, उसे उन चीजों से मिलाया जिन पर उन्हें पहले से ही शक था। स्पष्ट रूप से यह सबूत उस पैटर्न से मेल खाता था जो उन्होंने अल्पसंख्यक स्टार्टअप्स को लक्षित करने वाले इसी तरह के मामलों में देखा था। यह वह लापता टुकड़ा था जो यह साबित करता था कि आज के आरोप आकस्मिक नहीं थे, बल्कि एक संगठित अभियान का हिस्सा थे। कमरे में किसी ने तुरंत कुछ नहीं कहा।
लड़की चुपचाप हर शब्द सुन रही थी। उसके दिल में कई मिली जुली भावनाएं उमड़ रही थीं। अन्यायपूर्ण व्यवहार का गुस्सा अभी भी था, लेकिन साथ ही उसे एक अजीब सी राहत भी महसूस हुई। भले ही यह कबूलनामा सैकड़ों यात्रियों के सामने अपमानित होने की याद को नहीं मिटा सकता था, फिर भी यह दिखा रहा था कि सच्चाई धीरे धीरे सामने आ रही है। वह समझ गई कि यह एक लंबी लड़ाई की सिर्फ शुरुआत है, लेकिन कम से कम जिस व्यक्ति ने आज की घटना को सीधे तौर पर अंजाम दिया था, उसे भी अपनी अंतरात्मा का सामना करना पड़ा था। अंत में उस आदमी ने कहा कि वह अधिकारियों के साथ सहयोग करेगा, जरूरत पड़ने पर गवाही देने के लिए तैयार है। उसे माफी की उम्मीद नहीं थी, बस यह उम्मीद थी कि यह काम कुछ हद तक गलती को सुधारने में मदद कर सकता है। समूह कुछ देर और चुप बैठा रहा। पिता ने कोई वादा नहीं किया। वकील राव ने बस जरूरी जानकारी नोट करते हुए सिर हिलाया। छोटी सी मुलाकात खत्म हो गई, एक भारी माहौल छोड़ गई, लेकिन उम्मीद की एक किरण भी जगा गई। जब वह चला गया तो केवल पिता, बेटी और करीबी सहयोगी ही बचे थे। वे समझ गए कि मामला अब एक पूरी तरह से अलग चरण में प्रवेश कर चुका है। यह अब दस्तावेजों या वित्त के बारे में एक अकेली जांच नहीं थी। यह बड़े निगमों के नियंत्रण से बाहर के स्टार्टअप्स को गिराने के लिए एक व्यवस्थित हमला था, और जो सच्चाई अभी अभी सामने आई थी, उसने उन्हें निष्क्रिय शिकार से बहुमूल्य सबूत रखने वाले लोगों में बदल दिया था। लड़की ने धीरे से अपने पिता और वकील को देखा। उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से भरी थीं। थके होने के बावजूद वह जानती थी कि वह रुक नहीं सकती। शिक्षालीप का उपयोग करने वाले छात्र, उस प्लेटफॉर्म पर भरोसा करने वाले शिक्षक, सभी इस लड़ाई के परिणाम का इंतजार कर रहे थे। और इस क्षण से वह लड़ाई अब सिर्फ एक कंपनी की रक्षा करने के बारे में नहीं थी, बल्कि उनके बारे में नहीं थी। सभी के सम्मान और मान्यता के अधिकार की रक्षा करने के बारे में थी, जो पूर्वाग्रह की सीमाओं से बाहर निकलने की हिम्मत करते हैं। अगली सुबह बेंगलुरु की धूप धुंध को पूरी तरह से हटा भी नहीं पाई थी कि इंडस वेंचर्स का मीटिंग रूम रोशन हो गया। मेज पर लैपटॉप, रणनीति के प्रिंटआउट, वित्तीय रिपोर्टें थीं। सब कुछ विस्तार से तैयार किया गया था। लड़की अपने पिता, वकील और सीईओ के बीच बैठी थी। उसका चेहरा पिछले दिन की तुलना में शांत था। एक लंबे तूफानी दिन के बाद सभी समझ गए थे कि यह बैठक न केवल एक कंपनी के भाग्य का फैसला करेगी, बल्कि उस विश्वास की पुष्टि भी करेगी जिसका वे इतने समय से पालन कर रहे थे। मीटिंग रूम के सामने के गलियारे में दृढ़ कदमों की आवाज गूंजी। इंडस वेंचर्स के प्रतिनिधि अंदर आए। उनके साथ एक परिचित महिला थी, कोई और नहीं बल्कि मार्गरेट, जिसने पिछले दिन उड़ान में अपनी सीट छोड़ दी थी। पता चला कि वह फंड के निवेश बोर्ड की नई सदस्य थीं। उनकी उपस्थिति ने कमरे का माहौल पूरी तरह से बदल दिया। कई जांच पड़ताल भरी नजरों के बीच लड़की ने उनकी प्रोत्साहन भरी मुस्कान देखी, जो कोमल थी लेकिन आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए काफी थी। बैठक शुरू हुई। अध्यक्ष ने संक्षिप्त परिचय दिया और फिर लड़की को प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया। प्रोजेक्टर चालू हुआ। स्क्रीन शिक्षालीप ग्लोबल एक्सपेंशन प्लान शब्दों के साथ रोशन हो गई। कोई घबराहट नहीं थी। उसकी स्पष्ट आवाज समान रूप से, सुसंगत रूप से, आत्मविश्वास से गूंजी। प्रेजेंटेशन डलास के उपनगर में एक लड़के की छोटी कहानी के साथ शुरू हुई, जिसे डिस्लेक्सिया था, लेकिन शिक्षालीप द्वारा विकसित एक शिक्षण खेल की बदौलत उसने उल्लेखनीय प्रगति की थी। उसके बाद विकास के आंकड़े थे। 40 से अधिक देशों में प्रसार दिखाने वाले ग्राफ, शिक्षकों और छात्रों की प्रतिक्रिया। इंडस वेंचर्स के सदस्य शुरू में सीधे बैठे थे। उनकी आंखों में थोड़ा संदेह था। वे यह देखकर अपनी हैरानी नहीं छिपा सके कि प्रस्तुतकर्ता एक भारतीय मूल की बच्ची है, जो उम्र में छोटी और सामाजिक अनुभव में कम है। लेकिन हर स्लाइड, हर तर्क को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किए जाने से वह रवैया
धीरे धीरे बदल गया। लड़की ने सिर्फ आंकड़े नहीं पढ़े, बल्कि उनकी उत्पत्ति रणनीति और दीर्घकालिक लक्ष्यों को भी समझाया। इस्तेमाल की गई भाषा सरल लेकिन सटीक थी, जो उसके द्वारा बनाए गए उत्पाद के बारे में गहरी समझ को दर्शाती थी। एक निवेशक ने बीच में टोककर पूछा कि जब उपयोगकर्ता 3 गुना बढ़ जाएंगे तो बुनियादी ढांचे का विस्तार करने की क्षमता क्या है? लड़की ने शांति से स्टोरेज सिस्टम के डिजाइन की ओर इशारा करते हुए जवाब दिया, क्लाउड सेवा प्रदाताओं के साथ सहयोग की योजना अनुमानित लागत और आवश्यक अतिरिक्त धन का विस्तार से वर्णन किया। एक अन्य सदस्य ने यूरोप में लागू करने के जोखिमों के बारे में पूछा। तुरंत उसने डेटा सुरक्षा योजनाओं के साथ जीडीपीआर विश्लेषण प्रस्तुत किया। उस पूरी तैयारी ने पूरे कमरे को सिर हिलाने पर मजबूर कर दिया। चरम बिंदु तब आया जब नई सुविधाओं के बारे में प्रस्तुति का अनावरण किया गया। स्क्रीन पर डिस्लेक्सिया वाले छात्रों की मदद करने वाले एक उपकरण का डेमो दिखाई दिया। व्यवहार का विश्लेषण करने और प्रदर्शन की गति को समायोजित करने वाले एल्गोरिदम का उपयोग करके सिस्टम ने छात्रों की लिखित शब्दों को समझने की क्षमता को 40% तक बढ़ाने में मदद की। एक बड़े निवेशक ने चुपचाप कहा कि उनके पोते को भी यही समस्या है। वह पल उन सुनने वालों के दिलों को सीधे छूने जैसा था। शिक्षालीप सिर्फ एक तकनीकी उत्पाद नहीं था, बल्कि जीवन बदलने वाला एक उपकरण था। 1.5 घंटे से ज्यादा समय के बाद प्रेजेंटेशन एक सरल पुष्टि के साथ समाप्त हुई। शिक्षा सभी बच्चों का विशेषाधिकार नहीं, बल्कि एक सामान्य अधिकार होना चाहिए, चाहे उनकी पृष्ठभूमि या परिस्थितियां कुछ भी हों। पूरा कमरा कुछ सेकंड के लिए चुप रहा, फिर तालियों की गड़गड़ाहट हुई। यह औपचारिक तालियां नहीं थीं, बल्कि वास्तविक मान्यता थी। पिता पीछे बैठे थे, उनकी आंखें गर्व से चमक रही थीं। वकील और सीईओ ने एक दूसरे को देखकर धीरे से सिर हिलाया। वे जानते थे कि महत्वपूर्ण क्षण पार हो गया है। बोर्ड ने आंतरिक चर्चा के लिए ब्रेक का अनुरोध किया। समूह को बाहर इंतजार करने के लिए आमंत्रित किया गया। लंबा गलियारा शांत था। केवल घड़ी की टिक टिक की आवाज सुनाई दे रही थी। लड़की कुर्सी पर चुपचाप बैठी थी, लेकिन उसका मन विचारों से भरा था। परिणाम चाहे जो भी हो, उसने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसे सुना गया था। एक वास्तविक संस्थापक के रूप में मान्यता दी गई थी, न कि सिर्फ एक बच्चे के रूप में जिसे नीचा देखा जाता है। आधे घंटे बाद मीटिंग रूम का दरवाजा खुला। इंडस वेंचर्स के प्रतिनिधि प्रकट हुए। उनकी आवाज शांत थी, लेकिन उनकी आंखों में उत्साह छिपा नहीं था। उन्होंने घोषणा की कि निवेश कोष ने आधिकारिक तौर पर शिक्षालीप की वैश्विक विस्तार योजना के लिए धन देने पर सहमति व्यक्त की है। साथ ही जरूरतमंद छात्रों के लिए पहुंच सुविधाओं को विकसित करने के लिए एक विशेष अनुदान भी दिया है। इसके अलावा इंडस वेंचर्स ने आने वाली किसी भी कानूनी या मीडिया स्थिति में कंपनी का सार्वजनिक रूप से समर्थन करने का वादा किया। यह खबर एक बारिश की तरह गूंजी, जिसने कल की सारी धूल धो दी। लड़की ने धन्यवाद में धीरे से सिर हिलाया, शांत भाव बनाए रखा, लेकिन उसका दिल खुशी से झूम उठा। पिता ने मेज के नीचे अपनी बेटी का हाथ धीरे से दबाया, जो सभी शब्दों की जगह ले रहा था। वकील और सीईओ अपनी मुस्कान नहीं छिपा सके, और मार्गरेट, जो उड़ान से ही मौजूद थी, ने बस गर्व भरी नजर डाली। जब सभी औपचारिकताएं समाप्त हो गईं, तो समूह बेंगलुरु की दोपहर की रोशनी में बाहर निकला। शहर व्यस्त था, सड़कों पर वाहनों की आवाज गूंज रही थी, लेकिन उनके दिलों में सब कुछ शांत हो गया था। जीत की भावना के लिए जगह बना रहा था। एक अन्यायपूर्ण उड़ान से, एक अतार्किक जांच से वे इस कमरे में आए और सच्चाई साबित की। लड़की ने अपने पिता की ओर देखा, धीरे से कहा, हमने कर दिखाया सब कुछ के बावजूद। उन्होंने जवाब दिया, सिर्फ हमारे लिए नहीं, बल्कि उन लाखों छात्रों के लिए जिन्हें इसकी जरूरत है।
यह एक सरल वाक्य था, लेकिन इसमें मुंबई के एक छोटे से कमरे से लेकर बेंगलुरु में इंडस वेंचर्स के मुख्यालय तक की एक लंबी यात्रा समाहित थी। एक यात्रा न केवल प्रौद्योगिकी की बल्कि विश्वास और की है दृढ़ता की भी। लेकिन वे यह भी जानते थे कि यह अंत नहीं है। ज्ञानटेक के पीछे का निगम अभी भी अपनी साजिशों और विशाल शक्ति के साथ मौजूद था। आने वाले दिन निश्चित रूप से तूफानी होंगे, लेकिन कम से कम आज उनके पास और सहयोगी और संसाधन और सबसे बढ़कर मान्यता थी। और यह आगे की यात्राओं के लिए ताकत देने के लिए काफी था। जब कार इमारत से निकली तो लड़की ने अपना फोन खोला। एक ब्रेकिंग न्यूज की सूचना मिली। संघीय एजेंसी ने आधिकारिक तौर पर उस निगम के खिलाफ जांच शुरू कर दी है जो शिक्षालीप को बदनाम करने की साजिश के पीछे था। पूरी कार चुप हो गई। फिर हर किसी के होठों पर मुस्कान आ गई। आगे का रास्ता लंबा था, लेकिन न्याय का प्रकाश सबसे तूफानी दिनों से चमकने लगा था। 6 महीने बाद शिक्षालीप ग्लोबल एक्सेस कार्यक्रम का शुभारंभ समारोह पुणे के सामुदायिक नवाचार केंद्र में आयोजित किया गया। सभागार शिक्षकों, अभिभावकों, छात्रों और कई स्कूलों के प्रतिनिधियों से खचाखच भरा था। माहौल एक त्योहार जैसा जीवन था, क्योंकि हर कोई समझता था कि आज का कार्यक्रम सिर्फ एक तकनीकी उत्पाद का परिचय नहीं है, बल्कि कई तूफानों से गुजरने वाली एक दृढ़ यात्रा का प्रमाण है। मंच पर बड़ी स्क्रीन पर दुनिया भर की तस्वीरें दिखाई गईं। टेक्सास के ग्रामीण इलाकों की एक कक्षा, न्यू मैक्सिको का एक तूफानों से गुजरने छोटा स्कूल, कैलिफोर्निया में अप्रवासी बस्तियों में तंग कक्षाएं, सभी ने इस प्लेटफॉर्म का उपयोग करना शुरू कर दिया था। संख्याएं दिखाई दीं, लाखों नए खाते, सैकड़ों भाग लेने वाले स्कूल, दुनिया भर से सकारात्मक प्रतिक्रिया। जिस चीज ने पूरे सभागार को भावुक कर दिया वह विकास चार्ट नहीं थे, बल्कि बच्चों के हंसते हुए छोटे क्लिप थे जब वे पढ़ना, गणित सीखना या पहली बार अपने दोस्तों की तरह एक ऑनलाइन कक्षा में भाग लेने में सक्षम हुए थे। पिता मंच के किनारे चुपचाप देख रहे थे। उन्हें सुरक्षा कार्यालय में तनावपूर्ण क्षण, अतार्किक आरोप और उस फेटफुल उड़ान में कई लोगों की संदेहास्पद नजरें याद आईं। सब कुछ उनके दिमाग में एक धीमी गति की फिल्म की तरह चल रहा था। अगर वे उस दिन हार मान लेते तो शायद आज वे यहां नहीं होते। उन्होंने गर्व से अपनी बेटी को देखा जो अब 12 साल की हो गई थी, ज्यादा परिपक्व दिख रही थी, लेकिन उसकी मुस्कान में अभी भी एक बच्चे की मासूमियत थी। लड़की ने एक सरल अभिवादन के साथ शुरुआत की और फिर 2 साल पहले की यात्रा के बारे में बताया जब पहला विचार एक छोटे से कमरे में आया था। उसने असफल प्रयोगों, अपने पिता के साथ देर रात तक कोड की हर लाइन को ठीक करने और उस पल का जिक्र किया जब झूठे आरोपों के कारण सब कुछ बिखरता हुआ लग रहा था। सभागार चुप हो गया जब उसने बताया कि उसे एक बार उस सीट पर बैठने के अधिकार से भी वंचित कर दिया गया था जिसके लिए उसने भुगतान किया था, सिर्फ इसलिए कि वह वैसी नहीं दिखती थी जैसी लोग एक सीईओ की कल्पना करते हैं। फिर उसकी आवाज में चमक आ गई जब उसने उस दिन का जिक्र किया जब इंडस वेंचर्स ने निवेश की घोषणा की, जब सच्चाई सामने आई और जब मुश्किल सरकारी स्कूलों में पहले छात्रों को मुफ्त पहुंच दी गई। तालियां किसी दुखद कहानी के लिए नहीं, बल्कि विपरीत परिस्थितियों से ऊपर उठने की इच्छा शक्ति के लिए बजीं। साझा करने के बाद स्क्रीन कई जगहों से लाइव छवियों पर स्विच हो गई। मध्य वियतनाम में एक छोटी सी कक्षा जहां छात्र अंग्रेजी सीखने के लिए शिक्षालीप का उपयोग कर रहे थे। केन्या का एक गांव का स्कूल जहां बच्चों को पहली बार अपनी स्थानीय भाषा में एक ऑनलाइन शिक्षण उपकरण मिला। शिकागो के उपनगर में एक परिसर जहां अप्रवासी मूल के छात्र इंटरैक्टिव गेम के माध्यम से विज्ञान पाठ्यक्रम का आनंद ले रहे थे। हर चेहरा दिखाई दिया, हर मुस्कान चमक उठी जैसे भौगोलिक और भाषाई दूरियों को पाट रही हो। दर्शक भावुक हो गए। कई लोगों ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे।
उनके बाद हम सास पाठ्यक्रम का आनंद ले रहे थे। लिए यह क्षण साबित करता था कि प्रौद्योगिकी सिर्फ कोड या सूखे डेटा नहीं है, बल्कि अन्याय की बाधाओं को दूर करने में मदद करने वाला एक पुल है। अचानक पीछे की पंक्तियों में दो परिचित चेहरे दिखाई दिए। मार्गरेट उस आदमी के बगल में बैठी थीं जो उस फेटफुल उड़ान में एक यात्री था। उन्होंने चुपचाप ताली बजाई, उनकी आंखों में गर्व था, जबकि वह विनम्र भाव से बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उसने अधिकारियों के साथ सहयोग किया था, ज्ञानटेक के पीछे के निगम की जांच में मदद करने के लिए दस्तावेज प्रदान किए थे। यद्यपि उसे खुद भी सजा का सामना करना पड़ा, उसके पश्चाताप और सच्चाई के पक्ष में खड़े होने के निर्णय ने साजिश को उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज वह यहाँ उस लड़की के अप्रत्याशित निमंत्रण पर आया था जो सुलह और सुधार का रास्ता खोलने के प्रयास का हिस्सा था। समारोह शिक्षालीप और कई गैर लाभकारी संगठनों के बीच साझेदारी पर हस्ताक्षर के साथ जारी रहा। बड़े अनुदान पैकेजों की घोषणा की गई, यह सुनिश्चित करते हुए कि यह प्लेटफॉर्म अगले 1 साल के भीतर लाखों और छात्रों तक पहुंचेगा। वकील राव और सीईओ ने हाथ मिलाकर बधाई दी, जबकि पिता ने बस चुपचाप अपनी बेटी को देखा, यह जानते हुए कि यह यात्रा एक नए अध्याय में प्रवेश कर चुकी है। जब कार्यक्रम समाप्त होने वाला था, तो सभागार में एक लगभग 9 साल के बच्चे ने बोलने की अनुमति मांगी। उसने कहा कि उसे भी धीमी गति से सीखने के लिए दोस्तों द्वारा मजाक उड़ाया जाता था, लेकिन शिक्षालीप की बदौलत अब वह कक्षा के साथ चल सकता है। उस छोटे से वाक्य ने पूरे सभागार को तालियों की गड़गड़ाहट से भर दिया। मंच पर लड़की धीरे से मुस्कुराई, उसकी आंखें चमक उठीं। उस पल में उस उड़ान से हुई सारी मेहनत, सारा अन्याय, सारा दर्द जैसे गायब हो गया। जब समारोह समाप्त हुआ तो लोग खड़े हो गए, तालियों की गड़गड़ाहट अभी भी गूंज रही थी। लड़की ने सिर झुकाकर प्रणाम किया और फिर अंतिम वाक्य कहा, शिक्षा कोई फर्स्ट क्लास टिकट नहीं है जिसमें कुछ ही लोग प्रवेश कर सकें। शिक्षा सभी के लिए एक उड़ान है और हर कोई अपनी सीट का हकदार है। पूरा सभागार गूंज उठा। उस दिन वहां मौजूद लोग उस वाक्य को कभी नहीं भूलेंगे। यह सिर्फ एक तकनीकी परियोजना के लिए एक पुष्टि नहीं थी, बल्कि न्याय और आशा के बारे में एक गहरा मानवीय संदेश था। और समारोह की चकाचौंध रोशनी में सभी समझ गए कि एक प्रतीत होने वाली छोटी सी घटना से दुनिया भर के लाखों बच्चों के लिए सीखने के अपने सपनों को छूने का एक दरवाजा खुल गया था। उस दिन सभागार से निकलने वाले हर व्यक्ति के मन में अंतिम संदेश गूंज रहा था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम जीवन की उड़ान में किस सीट पर बैठते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने उन लोगों के लिए और सीटें खोलने के लिए क्या किया जिन्हें अवसर की जरूरत है। देवियों और सज्जनों, सबसे पहले मुझे आज की कहानी में रुचि लेने और सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करने की अनुमति दें। यह सिर्फ दृढ़ता और विश्वास की कहानी नहीं है, बल्कि यह एक अनुस्मारक भी है कि जीवन में कभी कभी हमें पूर्वाग्रह, अन्याय और यहाँ तक कि अपने आसपास के लोगों के संदेह का भी सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम शांत, दृढ़ और अपने द्वारा अपनाए जा रहे मूल्यों में विश्वास बनाए रखते हैं, तो हम कठिनाइयों को अवसरों में बदल सकते हैं, चुनौतियों को आगे बढ़ने की ताकत में बदल सकते हैं। कहानी से सबसे बड़ा सबक यह है कि न्याय कभी भी स्वाभाविक रूप से नहीं मिलता है। इसकी रक्षा के लिए खड़े होने के लिए साहस की जरूरत होती है। यह पुष्टि करने के लिए एकजुटता की जरूरत होती है कि कोई भी, चाहे उसकी पृष्ठभूमि या परिस्थितियां कुछ भी हों, सम्मान और सफलता का अवसर पाने का हकदार है। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम दूसरों के साथ निष्पक्ष व्यवहार कैसे करते हैं, यही हमारे अपने वास्तविक मूल्य का माप है। अगर आपको यह कहानी सार्थक लगी तो कृपया लाइक करें ताकि हम जान सकें कि हमने जो साझा किया है वह आपके दिलों को छू गया है। आप नीचे एक टिप्पणी भी छोड़ सकते हैं
अपने विचार, दृष्टिकोण या व्यक्तिगत सबक बता सकते हैं जो आपने सीखा है। और अगली कहानियों से न चूकने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे साथ बने रहें। एक बार फिर आपके समर्थन और प्यार के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खोंग द ताउ नोई दुंग, साउ न्यो लान थू।